पर वो परेड देखी, लेकिन अक्सर होता यह है कि झांकियों और मार्चिंग की चकाचौंध में हम उसके पीछे छिपे गहरे मतलब को पकड़ नहीं पाते। तो आज हमने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय और कई बड़े अखबारों से मिले दस्तावेजों का एक ढेर जमा किया है। हमारी कोशिश ये समझने की है कि 2026 की ये परेड सिर्फ एक सालाना जलसा क्यों नहीं थी, बल्कि भारत के भविष्य का एक बहुत सोचा समझा ऐलान भी था। तो चलिए इस कहानी के धागे खोलते हैं। बिल्कुल। इस बार की परेड को समझने का हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या दिखाया गया, बल्कि ये जानना है कि क्यों दिखाया गया। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी परेड 2 मजबूत धागों से बुनी गई थी। पहला धागा था इतिहास का, वंदे मातरम के 150 साल का जश्न, और दूसरा धागा था भविष्य का, आत्मनिर्भर भारत का नजरिया। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे एक पारंपरिक समारोह को एक ऐसा स्टेज बना दिया गया जहाँ से भारत पूरी दुनिया को अपनी बदलती हुई सैन्य और सांस्कृतिक ताकत का एक साफ संदेश दे रहा था। और ये बदलाव तो परेड शुरू होती दिख गया। जो सबसे पहली चीज इसने सबका ध्यान खींचा वो तो परेड का फॉर्मेट। सालों से हम एक पारंपरिक मार्च पास्ट दिखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सेना ने एक फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेट पेश किया। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है और ये परेड के इतिहास में एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो सेना ने कर्तव्य पथ को एक लाइव वॉर जोन यानी जीती जागती जंग की लोकेशन में बदल दिया था। उन्होंने एक काल्पनिक कहानी बनाई, ऑपरेशन सिंदूर, जो असल में मई 2025 में पहलगांव में हुए एक बड़े आतंकी हमले के बाद सेना, वायुसेना और नौसेना के एक जॉइंट ऑपरेशन पर आधारित थी। तो परेड में टैंक और टुकड़ियां एक के बाद एक नहीं आ रही थी, बल्कि वो एक लड़ाई का सीन दिखा रही थी। अच्छा, मतलब कि असल जंग में पहले क्या होता है फिर क्या होता है? हाँ बिल्कुल वही। मतलब जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, पहले जासूसी करने वाली टीमें आई, फिर सामान पहुंचाने वाले वाहन, फिर हवाई हमला और आखिर में जमीनी सैनिक, कुछ ऐसा। ब्रिगेड ने सप्लाई लाइन बनाई, फिर लड़ाकू विमानों ने बमबारी की और उसके बाद इन्फेंट्री और टैंक आगे बढ़े। ये परेड को एक प्रतीकात्मक जलसे से उठाकर एक पब्लिक मिलिट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना देता है। सेना आम लोगों को बता रही थी कि देखिए, आज के दौर की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। ये भारत के नए जॉइंट वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का एक तरह से सीधा प्रसारण था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह एक असली ऑपरेशन की बारीकियों को परेड में दिखाना हमारी रणनीति को दुश्मन के सामने उजागर नहीं करता? इसमें कितना जोखिम है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही आज की सैन्य सोच में आए बदलाव को दिखाता है। पहले माना जाता था कि अपनी रणनीति को जितना हो सके छिपा के रखो, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। इसका मकसद दुश्मन को डराना नहीं, बल्कि उसे ये साफ साफ बता देना है कि अगर तुमने कोई हिमाकत की तो हमारा जवाब ऐसा होगा और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन है जो जंग को रोकने का काम करता है, उसे शुरू करने का नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से एक संदेश था। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, जोखिम है, लेकिन यहाँ संदेश देना ज्यादा जरूरी समझा गया। और ये संदेश हथियारों के प्रदर्शन में तो और भी ज्यादा साफ था। इस बार कुछ ऐसे सिस्टम्स दिखाए गए जो पहली बार दुनिया के सामने आए। डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LARSHM की बहुत चर्चा हुई। बताया गया कि ये हाइपरसोनिक है। इसका क्या मतलब है? हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज। ये मिसाइल तो मैक 10 तक यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज जा सकती है। रेंज है 1500 किलोमीटर, लेकिन इसकी असली खासियत इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसका रास्ता है। ये सीधी नहीं जाती, बल्कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से एक खास स्किप ग्लाइड रास्ते पर चलती है। जैसे पानी पर पत्थर स्किम करता है ना, बिल्कुल वैसे। इसका नतीजा ये होता है कि दुश्मन के सबसे एडवांस्ड रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते जब तक बहुत देर न हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब भारत के पास हिंद महासागर में किसी भी दुश्मन के जहाज को दूर से ही निशाना बनाने की ताकत है। बिल्कुल। और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति का एक तरह से ऐलान है। ये चीन और दूसरे देशों को एक साफ संकेत है कि ये इलाका अब भारत के प्रभाव क्षेत्र में है। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके ठीक बाद आया सूर्यास्त्र, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है। इसकी खासियत है शूट एंड स्कूट। शूट एंड स्कूट यानी मारो और भगो। हाँ बिल्कुल, देसी भाषा में यही मतलब है। ये सिस्टम कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक कई रॉकेट दागकर तुरंत अपनी जगह बदल सकता है। इससे पहले कि दुश्मन ये पता लगा पाए कि रॉकेट कहाँ से आए थे और जवाबी हमला करे, ये लॉन्चर वहां से गायब हो चुका होता है। ये 150 किलोमीटर दूर तक एक्स्ट्रा रॉकेट और 300 किलोमीटर दूर तक प्रेडेटर हॉक मिसाइलें दाग सकता है। कमाल है। और ड्रोन की बात तो आजकल हर जगह हो रही है। इस परेड में क्या कुछ खास था? हमने शक्ति बाण और दिव्यास्त्र जैसे नाम सुने, ये असल में है क्या? और ये युद्ध का तरीका कैसे बदल सकते हैं? शक्ति बाण एक झुंड में हमला करने वाला ड्रोन सिस्टम है, जिसे स्वॉर्म ड्रोन कहते हैं। मतलब एक साथ 50 या 100 छोटे छोटे ड्रोन छोड़े जाते हैं जो आपस में बात करते हुए दुश्मन के टारगेट पर एक साथ हमला करते हैं। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इतने सारे ड्रोन्स को एक साथ रोकना लगभग नामुमकिन है। और दिव्यास्त्र एक लोइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं। ये दुश्मन के इलाके के ऊपर घंटों तक चक्कर काटता रहता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही टारगेट दिखता है, ये खुद एक मिसाइल बनकर उससे टकरा जाता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा है बल्कि बना रहा है। लेकिन इन सब आत्मनिर्भर सिस्टम्स को बनाने में काफी वक्त और पैसा भी तो लगता होगा। बेशक लगता है। ये दशकों की मेहनत का नतीजा है, लेकिन इसका जो फायदा है वो लागत से कहीं ज्यादा है।
इसका मतलब यह है कि अब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी या उसकी विदेश नीति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर कल को कोई देश हमें हथियार बेचने से मना कर दे या कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाए तो भी हमारी तैयारी पर असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ रक्षा में आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का भी ऐलान है। तो ये तो हुई जमीन की बात, जहां सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन गणतंत्र दिवस सिर्फ सैन्य शक्ति का नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक शक्ति का भी उत्सव है, और वो हमें सबसे खूबसूरत तरीके से देखने को मिला झांकियों में। बिल्कुल, और परेड का समापन भी तो आसमान में हुआ। इस बार का फ्लाई पास्ट भी जमीन पर चल रहे बैटल एरिया से जुड़ा हुआ था। कुल 29 विमानों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबका ध्यान खींचा सिंदूर फॉर्मेशन ने। इसमें 2 राफेल, 2 सुखोई 30, 2 मिग-29 और 1 जगुआर विमान शामिल थे। खास बात ये थी कि ये वही विमान थे जिन्होंने असल ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था। ये सिर्फ एक हवाई करतब नहीं था, ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का प्रदर्शन था, जहां अलग अलग तरह के विमान एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। ये फ्लाई पास्ट जमीन पर चल रही लड़ाई की कहानी का क्लाइमैक्स था, जिसने 3 सेवा एकीकरण के संदेश पर मुहर लगा दी। और उस शानदार क्लाइमैक्स के बाद परेड का सबसे रंगीन हिस्सा शुरू हुआ, झांकियां। इस बार का थीम था वंदे मातरम के 150 साल। एक दिलचस्प बात यह हुई कि विजेताओं का चुनाव 2 अलग-अलग तरीकों से हुआ। एक जजों का पैनल था और दूसरी थी आम जनता की पसंद, जिसके लिए माईगॉव पोर्टल पर ऑनलाइन वोटिंग हुई, और दोनों के नतीजे काफी अलग थे। हाँ, और दोनों की नतीजों में जो अंतर है ना, यही अपने आप में बड़ी मजेदार कहानी है। जजों की पसंद में पहला इनाम मिला महाराष्ट्र को। उनकी झांकी का विषय था गणेशोत्सव, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। जजों को ये बात बहुत पसंद आई कि कैसे एक पारंपरिक त्योहार को आज के आत्मनिर्भर भारत के विचार से जोड़ा गया था। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर था, जिसने अपने शानदार हस्तशिल्प और लोक नृत्य दिखाए, और तीसरे पर केरल था, जिसने अपनी नई वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता की कहानी बताई। दूसरी तरफ जब जनता से पूछा गया तो उनकी पसंद अलग थी। पॉपुलर चॉइस में पहला स्थान गुजरात को मिला, जिनकी झांकी स्वदेशी का मंत्र वंदे मातरम पर आधारित थी। ये सीधे सीधे थीम से जुड़ी एक देशभक्ति वाली प्रस्तुति थी। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की संस्कृति को दिखाती जाके रही, और तीसरे पर राजस्थान की मशहूर बीकानेर उस्तकला। ये अंतर हमें बहुत कुछ बताता है। एक्सपर्ट्स का पैनल ये देख रहा था कि किस राज्य ने थीम को सबसे नए और क्रिएटिव तरीके से आज के दौर से जोड़ा है। उन्होंने महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता से जोड़ने के आइडिया को सराहा। वहीं जनता का जुड़ाव उन झांकियों से ज्यादा था जो सीधे तौर पर संस्कृति, इतिहास और गर्व की भावना से जुड़ी थीं। जैसे गुजरात की स्वदेशी या यूपी की बुंदेलखंड। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो विशेषज्ञ हैं वे एक आधुनिक विकासशील भारत की कहानी देखना चाहते हैं, जबकि आम जनता अपनी पारंपरिक जड़ों से ज्यादा मजबूती से जुड़े रहना पसंद करती है? या ये सिर्फ माईगॉव पोर्टल पर वोटिंग के पैटर्न का नतीजा है? मुझे लगता है ये दोनों का मिला जुला रूप है। विशेषज्ञ झांकी को एक कला के रूप में देख रहे थे, जहां संदेश की नवीनता मायने रखती है। जनता उसे एक भावना के रूप में देख रही थी, जहां सीधा और मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव मायने रखता है। दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह सही हैं, और ये दिखाते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है। सही बात है, भारत की विविधता का ही एक और सबूत है ये। बिल्कुल। परेड में एक और बहुत ही ऐतिहासिक पल था, जो भविष्य की तरफ एक और बड़ा इशारा कर रहा था। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ये एक असाधारण सम्मान था, और इसके पीछे की कहानी और भी असाधारण है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला सिर्फ एक फाइटर पायलट नहीं है, वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय। उन्होंने जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के तौर पर 18 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। वाह, ये तो वाकई कमाल है। मतलब एक फाइटर पायलट अंतरिक्ष में खेती के प्रयोग कर रहा था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मेथी और मूंग ही क्यों? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। उन्होंने वहां सिर्फ यार्न नहीं उड़ाया, बल्कि ISRO के लिए बेहद जरूरी प्रयोग भी किए। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में मेथी और मूंग की फलियों को उगाने का सफल प्रयोग किया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपने गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक स्पेस में रहना होगा। वहां ताज़ा खाना कैसे उगाया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेथी और मूंग को इसलिए चुना गया क्योंकि ये तेजी से उगते हैं, पौष्टिक होते हैं और कम जगह लेते हैं। तो ये प्रयोग भविष्य के भारतीय स्पेस मिशनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो पूरा देश रोमांचित हो गया था। अब ग्रुप कैप्टन शुक्ला का ISS पर जाना और ये प्रयोग करना, ये दिखाता है कि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं कितनी बदल गई हैं। बहुत सही कहा आपने। राकेश शर्मा का मिशन एक सोवियत रॉकेट पर एक मेहमान की तरह जाना था। ग्रुप कैप्टन शुक्ला का मिशन एक कमर्शियल अमेरिकन मिशन के पायलट के तौर पर जाना था, जहां वो एक वैज्ञानिक की भूमिका भी निभा रहे थे। ये सम्मान सिर्फ उनकी व्यक्तिगत बहादुरी का नहीं, ये भारत की सैन्य परंपरा को उसके वैज्ञानिक भविष्य से जोड़ता है। ये बताता है कि भारत के भविष्य के हीरो सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी होंगे। तो अगर हम इस पूरी परेड को एक साथ देखें, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जैसा लाइव युद्ध का प्रदर्शन, दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन्स, फिर वंदे मातरम पर आधारित झांकियां, और आखिर में एक अंतरिक्ष यात्री को दिया गया वीरता पुरस्कार, इन सब का मिला जुला मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब साफ है कि 2026 की गणतंत्र दिवस परेड सिर्फ एक उत्सव नहीं थी, ये एक नए भारत का घोषणा पत्र था,
एक ऐसा भारत जो अपनी ऐतिहासिक विरासत यानी वंदे मातरम की जड़ों पर गर्व करता है, लेकिन साथ ही भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल और स्पेस एक्सप्लोरेशन में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये परंपरा और प्रगति के संतुलन का एक बहुत शक्तिशाली प्रदर्शन था। तो हम इस चर्चा को यहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, और वो विचार दर्शकों को लेकर है। सोचिए, परंपरागत रूप से गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य दर्शक कौन होता है? देश की आम जनता, जिसे अपनी संस्कृति और ताकत पर गर्व महसूस हो। लेकिन इस बार कुछ चीजें अलग थीं। मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी, स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन जिन्हें दुनिया के दूसरे देशों को बेचा जा सकता है, और युद्ध की रणनीति का इतना खुला प्रदर्शन। क्या ये सब इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब इस परेड के दर्शक सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया है? आप कह रहे हैं कि ये परेड अब एक घरेलू उत्सव से ज्यादा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बन गई है। ये एक सवाल है जिसपे गौर करना चाहिए। क्या भारत की गणतंत्र दिवस परेड अब सिर्फ अपनी विरासत का जश्न मनाने का जरिया न रहकर वैश्विक मंच पर अपने भविष्य के इरादों की घोषणा करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन रही है? ये परेड शायद अब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि दुनिया के जियोपॉलिटिकल स्टेज पर हो रही है, और ये बदलाव अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है।